हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अंकित आपके साथ। तो स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंकित और मैं SRK पर। तो दोस्तों, बात करते हैं आज यूनियन बजट के बारे में। आप इस वीडियो को पोर्ट्रेट मोड पे देख रहे हैं क्योंकि एक पेज पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन विद द डायग्राम। सो आपको इस तरह से वीडियो देखना पड़ रहा है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि केंद्रीय बजट होता क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। ये ऐलान स्वास्थ्य, रेलवे, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए किए गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या ऐलान किए हैं और इनसे किस वर्ग को फायदा हुआ है। बात करें अगर इस बजट में, तो 3 बातें सबसे ज़्यादा खास ध्यान दिया गया है। इस अमृत काल के लिए विजन जो है, इसमें पहली बात जो है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि। तीसरा है सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण। हमारा बजट जो है उसकी 7 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिसको वित्त मंत्री ने सप्तऋषि कहा है, जिसमें समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना, अवसंरचना एवं निवेश, ऐसी 7 प्राथमिकताएं हैं। तो बात करें सप्तऋषि के बारे में, तो हम बारी बारी से बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है समावेशी विकास। समावेशी विकास में सबका साथ सबका विकास को देखा गया है, जिसमें से सबसे पहले कृषि और सहकारिता के बारे में बात की गई है। इसमें पहला है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, लक्षित निधियन, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, जिसमें श्री अन्न अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाएगा। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, जो कि कृषि एवं सहकारिता के अंतर्गत आती हैं। इसमें दूसरा है स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें से 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना, फार्मा विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना, ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। इसी समावेशी विकास के अंतर्गत शिक्षा और कौशल की बात की गई है, जिसमें से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करना, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने की राज्यों को प्रोत्साहित करना। समावेशी विकास के अंतर्गत कुछ उपलब्धियां पहले से हैं, जैसे कि ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन देना, SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए, उज्ज्वल के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन कराए गए, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके कराए गए, 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते खोले गए। तो ये रहा हमारा समावेशी विकास। अब बात करते हैं अंतिम छोर तक पहुंचना, जो सप्तऋषि का दूसरा पॉइंट है। इसमें से पहला है प्रधानमंत्री PVDG का विकास का मिशन शुरू करना, कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करना, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना। तो ये रहे अंतिम छोर तक पहुंचना जो कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें से अब आगे आता है अवसंरचना और निवेश। तो अवसंरचना और निवेश की खास बात यह है कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना, जिसका गुणक प्रभाव ये होगा कि विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। इसका सप्तऋषि का अगला नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें क्षमता उभारना, मतलब कि आस्था आधारित सरकार। इसका कुछ उपाय हैं जो उसके संभावित परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि पहला है भारत में AI का निर्माण करना, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत AI केंद्रों की स्थापना करना। इसका संभावित परिणाम ये हो सकता है कि कृषि, स्वास्थ्य एवं धारणीय शहरों में AI आधारित समाधान। दूसरा है राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना, विवाद से विश्वास की ओर। इसमें से मेन ये है कि E-कोर्ट का चरण शुरू करना, ऑनलाइन के ज़माने में एंटिटी डिजिलॉकर की स्थापना करना, 5G सेवा सहित आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, प्रयोगशाला में निर्मित हीरा
LGD क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान करना, जिसके कुछ संभावित परिणाम होंगे जो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सप्तऋषि में आगे बात करते हैं हरित विकास के। हरित विकास के अंतर्गत पहला है PM प्रणाम की शुरुआत। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हरित ऋण कार्यक्रम संबंधीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए EPA के तहत अधिसूचित किया जाना है। 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र होगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं। संबंधीय परितंत्र विकास, तट रेखा के साथ साथ मैनग्रीव पौधारोपण के लिए मिट्टी की शुरुआत, आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन होगा। अन्य पहले हैं जो किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बढ़ावा, ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन का बढ़ावा, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन। तो सप्तऋषि का नेक्स्ट चरण अमृत पीढ़ी युवा शक्ति, जिसमें कि PMKY 4.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय, जैसे कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपूर्वक रीत से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन। यूनिटी मॉल में ODOP मतलब कि एक जिला एक उत्पाद, GI हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी में बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में, तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक नई स्कीम होगी जिसमें MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम, जो कि होगी 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना चालू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ यह होगा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम धनराशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इसमें से बात करें राजकोषीय प्रबंधन के बारे में, तो राज्यों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसे वर्ष 2023 से 2024 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अन्य सुधारों से संबंध होंगे। बात करें राजकोषीय समकेन की, तो वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। बात करते हैं आगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा, इनमें से जैसे राजकोषीय समेकन के मार्ग पर संघ सरकार GST का मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। संघ सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय, निम्न NPA के चलते बैंकों की सुधरती आर्थिक गुणवत्ता, 9 महीनों के आयातों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, थोक मूल्यों से मेल खाते खुदरा मूल्य, ऐसे कुछ रिसोर्स हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूती मिली है। अब आगे बात करते हैं कर प्रस्ताव के बारे में, टैक्स के बारे में, तो जिसमें से सबसे पहले अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से लाभ क्या है, तो इसमें से उच्चतर निर्यात होगा, उच्चतर घरेलू विनिर्माण होगा, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन होगा, हरित ऊर्जा में गतिशीलता बढ़ेगी। जैसे कि निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन करने के क्या लाभ हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने से पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए लाभ होगा। मोबाइल कैमरा लेंसों के आयात से मूल्यवर्धन बढ़ेगा। मिश्रित रबर या फिर प्राकृतिक रबर के बराबर लाने के लिए MSME के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगा और साथ में शुल्क अवचन को रोकने के लिए प्रयास होगा। ये तो थे अप्रत्यक्ष कर। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव के बारे में। तो सबसे पहले अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावनाओं को बढ़ावा देना, नागरिकों को कर राहत प्रदान करना, जिसमें से नई व्यवस्था में आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। नई कर व्यवस्था में 0 से 3 लाख तक कोई कर नहीं होगा, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, 9 से 12
लाख तक 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा, ये जो कि नई दरें चालू होंगी। अगर बड़े व्यापारियों की बात करें तो नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% की गई है। वेतन भोगी और पेंशन भोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण का कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही उद्योगों के लिए कई कर लाभों का सरलीकरण किया गया है, जिसमें से MSME के लिए है, या सरकारी समितियों के लिए है, या स्टार्टअप्स के लिए हैं, या फिर अपने प्रोडक्शन के लिए है। फिर हमको आगे बताया गया है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है। तो रुपया अगर आता कहाँ से, ये हम आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कर देने वाले होते हैं उसमें से 34% कर से रुपया आता है। आयकर जो होते हैं वो 15% होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% होता है, निगम कर 15% होता है, वस्तु एवं सेवा कर या अन्य कर जो 17% होते हैं, सीमा शुल्क 4% होता है। ये जो ऐसा रुपया है जो ऐसा आता है। अब रुपया जाता कहाँ है, तो उसमें सबसे पहले 4% जो पेंशन में जाता है और 20% ब्याज भुगतान किया जाता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 9% दिया जाता है, सब्सिडी 7%, रक्षा के लिए 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 17%, वित्त आयोग में अन्य अंतरण को 9%, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% और अन्य व्यय जो होते हैं 8% होते हैं। बात करते हैं नए बजट में। इस साल के बजट में विशिष्ट मंत्रालयों के लिए कितना रुपया कहाँ पर आवंटन किया गया है। ये जो राशि है वो लाख करोड़ में है, मतलब कि जैसे रक्षा मंत्रालय है तो उसमें 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2.70, रेल मंत्रालय 2.41, गृह मंत्रालय 1.96, रसायन उर्वरक मंत्रालय 1.78। ऐसे ही कई मंत्रालय हैं जिसमें आवंटन किया गया है। कुछ मुख्य योजनाएं हैं जिनके लिए आवंटन किया गया है जो कि रुपये करोड़ में है। तो फार्मा के लिए पहले जो था 100 करोड़ था, अब 1250 कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए जो पहले था 60,000 करोड़, अब 70,000 करोड़ कर दिया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के लिए पहले था 2000 करोड़, अब 5,943 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें पहले से था 48,000 करोड़, अब कर दिया गया है 79,590 करोड़। ईवी का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण जो पहले था 2,908 करोड़, अब कर दिए गए 5,172 करोड़। पूर्वोत्तर और संरचना विकास योजना के लिए कुछ खास राशि दी गई है, जिसमें से पहले था 1419 करोड़ रुपए, अब था 2491 करोड़। तो दोस्तों यह था हमारा बजट। एक बार हम इसको समरी में समझ लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट की प्राथमिकताएं 7 बिंदु होंगे जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जिसमें से कहा निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल का यह पहला बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा। कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की आगे बढ़ रही है। आगे कहा कि G20 अध्यक्षता से भारत की ग्लोबल पकड़ मजबूत होगी। अकॉर्डिंग टू डेटा 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट किया गया। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस किया गया। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण किया गया। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मिशन की ग्रीन फ्यूल ग्रीन एनर्जी को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। मोटे अनाजों को बढ़ावा के लिए 2200 करोड़ का फंड दिया जाएगा। भारत में जौ, बाजरा, रागी, कट्टू का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेक्टर बनाए जाएंगे, जो तीन अलग संस्थानों में बनाए जाएंगे। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है।
न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा। अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसे इंडस्ट्री बेस्ड पाठ्यक्रम फोकस किया जाएगा। आई थिंक वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इनमें से कुछ टैक्स के बारे में बताया गया है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, थैंक यू।